तो बच्चों वेक्टर अपना कंप्लीट हो चुका है और उस पर अब थोड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे ताकि एग्जाम में अच्छे क्वेश्चंस टैकल करने में आसानी हो। तो यहां देखिए पहला क्वेश्चन है बच्चों, सिचुएशन में बी डिस्क्राइब्ड बाय यूजिंग डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस हैविंग डिफरेंट ओरिएंटेशंस। डिफरेंट सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, डिफरेंट ओरिएंटेशन। बच्चों मान लो कि ये एक्स वाई प्लेन है, हम जेड एक्सिस नहीं ले रहे हैं यहाँ पे क्योंकि इमेजिन करने में थोड़ा सा आसानी रहे। यहाँ पे हमने ले लिया बच्चों एक्स डैश वाई डैश, डिफरेंट ओरिएंटेशंस, कोऑर्डिनेट एक्सिस हमने ले लिया, ठीक। Which of the following do not depend upon orientation of the axis? चेक करते हैं कौन ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस पे डिपेंड नहीं करता। द वैल्यू ऑफ ए स्केलर, स्केलर कभी भी डिपेंड नहीं करता भाई ओरिएंटेशन ऑफ द एक्सिस पर। कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, मतलब बच्चों अगर मान लिया जाए अपने पास वेक्टर है, कोई वेक्टर ऐसा है, कोई ए वेक्टर, इसका एक्स कंपोनेंट इसके साथ अल्फा बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड हो जाएगी यहाँ पे ए कॉस अल्फा, ठीक है। पर कोऑर्डिनेट एक्सिस को हमने चेंज किया है, रोटेट किया है थोड़ा सा, तब जाके एक्स वाई एक्स डैश वाई डैश हुआ है। पर बच्चों वेक्टर का तो डायरेक्शन वही है यहाँ भी, पर यहाँ पर एक्स एक्स साथ अल्फा डैश एंगल बना रहा है, तो एक्स कंपोनेंट की मैग्नीट्यूड यहाँ पे कितनी हो जाएगी, ए कॉस अल्फा डैश। समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर डिपेंड करता है ओरिएंटेशन पे, ओरिएंटेशन चेंज रिस्पेक्टिव एक्सिस के साथ एंगल चेंज। समझ में आई बात? वेक्टर बच्चों ये वेक्टर जैसा है वैसा ही रहेगा, कोऑर्डिनेट एक्सिस का ओरिएंटेशन चेंज करने से वेक्टर चेंज नहीं होता है, कंपोनेंट सिर्फ चेंज होता है। जैसे कोई मान लो कि इधर 10 न्यूटन फोर्स लग रहा है, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे भी कर दो आप, ये 10 न्यूटन फोर्स स्पेस में ऐसे ही लगता रहेगा, न इसकी मैग्नीट्यूड चेंज हो रही है न इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। भाई इस वेक्टर के साथ क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज कर रहे हैं, तो इसका एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट चेंज कर रहा है कि नहीं? वेक्टर पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे भी रख लो, अगर वेक्टर है तो वही रहेगा चाहे कुछ भी हो जाए। इस बात को दिमाग में फिक्स रखिए आप। यानी कि बच्चों वेक्टर भी डिपेंड नहीं करेगा और वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी डिपेंड नहीं करेगा। अगर एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हो किसी वेक्टर को, आप यहाँ पे देखो एरो से किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो भाई इसकी डायरेक्शन हरदम यही रहेगी, इसका लेंथ हरदम यही रहेगा, तो मैग्नीट्यूड भी नहीं चेंज, डायरेक्शन भी नहीं चेंज। कोऑर्डिनेट एक्सिस के रिस्पेक्ट में उसकी कंपोनेंट्स चेंज होंगी, डायरेक्शन चेंज नहीं होती है। ये डायरेक्शन यही डायरेक्शन है स्पेस में, ये वाला जो डायरेक्शन है यही डायरेक्शन। कोऑर्डिनेट एक्सिस चेंज करने से ये डायरेक्शन अगर कोई है तो स्पेस का ये फिक्स्ड डायरेक्शन हो गया, ये डायरेक्शन कांस्टेंट है। बात समझ में आई कि नहीं आई? सिर्फ कंपोनेंट चेंज करेगा। नया सवाल बच्चों, एक सवाल है, लेट E1 एंड E2 बी द एंगल्स मेड बाय ए वेक्टर एंड माइनस ए वेक्टर विथ एक्स एक्सिस। अच्छा, दो अपोजिट वेक्टर्स हैं, ए वेक्टर और माइनस ए वेक्टर, एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल है और डायरेक्शन में अपोजिट है। सो दैट tan E1 इज इक्वल टू tan E2, thus giving that tan E does not uniquely determine the direction of A। अच्छा भाई, अगर ए वेक्टर के केस में और माइनस ए वेक्टर के केस में tan ऑफ द एंगल विथ पॉजिटिव एक्सिस सेम हो जाए, तो वैसे भी भाई दोनों का tan ऑफ द एंगल सेम हो गया है। इसका मतलब है कि tan ऑफ द एंगल एक स्पेसिफिक डायरेक्शन को डिनोट नहीं कर रहा है। यहां पे आप देखिए, जैसे कि बच्चों मान लिया जाए अपने पास एक वेक्टर है, ए वेक्टर, यहां पे मान लेते हैं हम 3i कैप प्लस 4j कैप। बच्चों तो 3i कैप प्लस 4j कैप कैसे बनाएंगे बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिए। तो 3i कैप ऐसे, 4j कैप ऐसे, मतलब ऐसे बच्चों, ये 3i कैप प्लस 4j कैप हो गया बच्चों। अगर टेल ओरिजिन पे लेते हैं हम, तो हेड यहाँ पे कहाँ हो गया बच्चों, 3,4 पे ए वेक्टर है, ये यहाँ से 53 डिग्री बना रहा है, मतलब E1 मान लेंगे हम 53 डिग्री, और
एक और बात बोल रहा है -7, तो -7 कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पर बताइए आप। -7 हो जाएगा बच्चों -3i कैप -4j। अगर इसको आप ड्रॉ कीजिएगा तो सीधा इसका अपोजिट आ जाएगा, यानी कि बच्चों ऐसा आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा। ये वाला एंगल 53 डिग्री हो जाएगा। पर एंगल किसके साथ लेना है? पॉजिटिव एक्स के साथ। मतलब ये जो -7 वेक्टर है ये E2 एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स के साथ। मतलब ये यहाँ से यहाँ तक 180, यहाँ से यहाँ तक 180 प्लस 53, मतलब 233 डिग्री एंगल बना रहा है। E2 हो गया क्या? 233 डिग्री, 180 प्लस 53 डिग्री। यहां पे क्या आ गया अपना tan E1। मैग्नीट्यूड सेम रख के अगर इसको रोटेट करवाते थे ऐसे, ओरिजिन पे अगर एक एंड रखते थे किसी भी लाइन सेगमेंट का या किसी भी रॉड का, किसी भी पेन का, तो उसका टिप सर्कल पे चलता था। तो यहाँ पे क्या डिफाइन किया था हमने बेसिक ट्रिगोनोमेट्री में, याद है आपको? tan ऑफ द एंगल यहाँ पे y कोऑर्डिनेट बाई x कोऑर्डिनेट, यही किया था ना। ये भी बताया था कि अगर टेल को ओरिजिन पे रख दो तो पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड भी पोजीशन वेक्टर ऑफ हेड भी वेक्टर ही बताए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ पे tan E1 हो गया बच्चों 4/3 और tan E2 हो गया बच्चों -4/-3। ये दोनों तो बराबर है, यानी कि tan E क्या कर रहा है यहाँ पे? tan ऑफ द एंगल सेम है यहाँ पे, tan E1 इज इक्वल टू tan E2। मतलब tan ऑफ द एंगल इज नॉट एबल टू डिटरमाइन ए स्पेसिफिक डायरेक्शन हेयर, है कि नहीं? दो अपोजिट वेक्टर्स के लिए हरदम tan ऑफ द एंगल सेम होगा। पर मैंने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था आपके साथ प्रीवियस ईयर जेईई मेंस का ही, OA प्लस OB माइनस OC वाला, याद होगा आपको, है कि नहीं? कि उसका रिजल्टेंट जो है पॉजिटिव एक्स के साथ कितना एंगल बना रहा। तो उस समय मैंने बताया हुआ कि बच्चों जब भी लिखना तो साइन को कभी हटाना नहीं है या साइन को ऊपर नीचे नहीं करना है, ताकि आपको पता चल जाएगा कि टेल ओरिजिन पे रहेगा तो हेड किस क्वाड्रेंट में आएगा। यहां पे माइनस माइनस है यानी कि हेड बच्चों थर्ड क्वाड्रेंट में, यहां प्लस प्लस है यानी कि बच्चों हेड फर्स्ट क्वाड्रेंट में। जैसे मैं और एग्जांपल्स लेता हूं आपके सामने, tan ऑफ द एंगल सेम होने से डायरेक्शन सेम नहीं हो जाता। मैं इसी मैग्नीट्यूड का मतलब 3 और 4 में ही लूंगा, आपको टेंशन नहीं लेना है। यहाँ फिर से हमने XY एक्सिस बना ली। अब ध्यान से देखिए, एक वेक्टर हम लेते हैं B वेक्टर और B वेक्टर को बोल देते हैं -3i कैप प्लस 4j कैप, और -B वेक्टर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3i कैप माइनस 4j कैप। अब दोनों को हम XY प्लेन में दिखाते हैं यहाँ पर। तो पहला -3 ऐसा कुछ बचेगा बच्चों, ये B वेक्टर बन गया, ये 53 डिग्री बनेगा, देखोगे तो यहाँ से ये 3, यहाँ से ये 4। ये तो समझ में आ रहा है, इधर है तो -3, उतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। अब ऐसे बच्चों ये भी कितना हो जाएगा बच्चों? 53 डिग्री हो जाएगा। ये पर -B वेक्टर हो गया। अगर इसके लिए tan ऑफ द एंगल का बात कर रहे हो B के लिए, तो ये हो जाएगा 180 - 53 हो गया। और इसके लिए tan ऑफ द एंगल का बात कर रहे हो तो ये हो जाएगा बच्चों 360 - 53। लेकिन tan ऑफ द एंगल दोनों का पता करोगे तो B के लिए tan ऑफ द एंगल पता करोगे तो इसको बोल दो θ1 और इसको बोल दो θ2। तो tan θ1 यहां पे आपको लिखना पड़ेगा बच्चों क्या लिखोगे आप बताओ? 4/-3 लिखना, और यहां पे tan θ2 जो लिखोगे बच्चों वो -4/3 लिखना। वेक्टर के केस में साइन ऊपर नीचे भी नहीं करना है ताकि देखने में आसानी हो। देखो y कंपोनेंट क्या है यहाँ पे? निगेटिव है। x कोऑर्डिनेट क्या है? पॉजिटिव है। मतलब इसका अगर टेल को ओरिजिन पे रखोगे तो हेड फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, हेड सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। अपोजिट वेक्टर्स के लिए tan ऑफ द एंगल विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस सेम होता है मतलब दो अपोजिट वेक्टर्स के लिए tan ऑफ द एंगल सेम है, इसका मतलब tan ऑफ द एंगल कोई स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं बता रहा है। पहचानने के लिए लिखने का तरीका मैंने आपको समझा दिया है। ओके बच्चों, तो आगे मूव करते हैं। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया मैंने। ये सवाल है बच्चों प्यारा सा
सवाल ये बोल रहा है कि C इज द रिजल्टेंट ऑफ A एंड B, C इज द रिजल्टेंट ऑफ A, देन मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ C। ये तो हम सबको पता है बच्चों, ये धरती पर किसको पता नहीं है कि अगर A और B सेम डायरेक्शन में होंगे, A और B सेम डायरेक्शन में होंगे, तो जो रिजल्टेंट है C, तो C का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा बच्चों वो A के मैग्नीट्यूड प्लस B के मैग्नीट्यूड के बराबर होगा। यही मैक्सिमम वैल्यू होता है। इनइक्वलिटी का रिलेशन हमने आपको बता ही दिया था कि भाई रिजल्टेंट जो होगा वो मोड ऑफ A माइनस B से हरदम बड़ा होगा, पर A प्लस B से हरदम छोटा होगा। A की मैग्नीट्यूड प्लस B की मैग्नीट्यूड, यहाँ A और B दोनों पॉजिटिव लेना है, फिर से बता रहा हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर हरदम पॉजिटिव लेते हैं। अब क्या बोल रहा है भाई, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ ए और बी का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट करके चलना है, डायरेक्शन चेंज करते रहना है। मतलब कभी ए ऐसे है तो बी ऐसे, ऐसे ऐसे बी को चेंज करते रहो, एक को फिक्स रख दो ताकि देखने में आसानी हो, सिंप्लीफिकेशन में आसानी हो। ए को फिक्स करके बी को चेंज करते रहो, मैग्नीट्यूड बी का वही रहो, डायरेक्शन चेंज करते रहो, एंगल चेंज करते रहेगा, है कि नहीं। तो बच्चों सी इज ऑलवेज ग्रेटर देन ए, ऐसा बोल रहा है, तो अपन को एक एग्जांपल लेना पड़ेगा। मतलब रिजल्टेंट की मैग्नीट्यूड ए के मैग्नीट्यूड से हरदम बड़ा होगी क्या। जैसे बच्चों मान लो कि कोई ए है और इधर है 4 यूनिट, और कोई बी है इधर है 3 यूनिट, ठीक है, ये ए है ये बी है। ए प्लस बी का यहाँ मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा बच्चों, मतलब सी का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा 4 - 3 इज इक्वल टू 1, क्योंकि 4 इधर है और ये 3 मान लिया इसको, बी को अपोजिट डायरेक्शन में है, तो दोनों का रिजल्टेंट पता करेंगे तो डिफरेंस पता करना पड़ेगा। क्यों भाई, अरे भाई और सिंप्लीफाई करेंगे, ये 4 न्यूटन इधर, ये 3 न्यूटन इधर, F1 + F2 कितना आ जाएगा, 1 न्यूटन इधर, 1 न्यूटन इधर, राइट, तो 1 बच गया। तो अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर वेक्टर हो तो रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो मोड ऑफ डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड आ जाता है। बात समझ में आई, अच्छी बात है बच्चों। तो C का मैग्नीट्यूड यहाँ पे 1 है, यानी कि C जो है लेस देन A भी हो गया है और C को हमने लेस देन B भी कर दिया है, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। तो क्या यहाँ पे बोल रहा है बच्चों कि C इज ऑलवेज ग्रेटर देन A, नहीं भाई, अपोजिट डायरेक्शन में हम करके ऐसा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं ताकि C इज लेस देन मैग्नीट्यूड। इट इज पॉसिबल टू हैव C लेस देन A एंड C, एकदम वही पॉसिबिलिटी हमने दिखा दिया, पॉसिबल है, पॉसिबिलिटी की बात कर रहा है, मतलब एक भी केस अगर है तो है, और ऑलवेज का बात कर रहा है, मतलब एक भी केस अगर नहीं है तो नहीं है। C इज ऑलवेज इक्वल टू A प्लस B, ये भाई सिर्फ सेम डायरेक्शन के केस में, सेम डायरेक्शन के केस में पॉसिबल है, ऑलवेज नहीं। C इज नेवर इक्वल टू, अरे भाई सेम डायरेक्शन केस में पॉसिबल है, मतलब यही ऑप्शन सही, इसमें कोई तकलीफ वाली बात। अच्छा, अगर D A माइनस B है तो थोड़ा इस पे एनालिसिस कर लेते हैं हम, इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा बच्चों, है कि नहीं, इसको मिटा देते हैं। क्या बोल रहा है बच्चों, D वेक्टर जो है वो A माइनस B है, मतलब A वेक्टर और माइनस B वेक्टर का रिजल्टेंट है, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ D। अच्छा बच्चों एक बात बताइए आप, अगर A ऐसा हो और B ऐसा हो तो माइनस B ऐसा हो जाएगा, यानी A और B अगर सेम डायरेक्शन में है तो A माइनस B की जो मैग्नीट्यूड हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, अपोजिट डायरेक्शन में है तो डिफरेंस ऑफ मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगी, ठीक है बच्चों। अगर A और B अपोजिट डायरेक्शन में है, सेकंड केस ले लेते हैं, ये फर्स्ट केस था कि सेम डायरेक्शन में है, अपोजिट केस में A और B हो जाए तो A तो ऐसे ही रहेगा, माइनस B ऐसे हो जाएगा, मतलब यहाँ पे A प्लस माइनस B जो हो जाएगा उसकी जो मैग्नीट्यूड होगी वो A प्लस B हो जाएगी, क्योंकि A और B अपोजिट डायरेक्शन में है, इसका मतलब है कि A और माइनस B सेम डायरेक्शन में होगा, तो A और माइनस B का जो रिजल्टेंट होगा उसका मैग्नीट्यूड दोनों के मैग्नीट्यूड के सम के बराबर।
माइनस बी की मैग्नीट्यूड भी बी के मैग्नीट्यूड के बराबर है। आराम से देखिएगा, आपको सब इजीली समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर। यहाँ पे रिजल्टेंट पूछ रहा है बच्चों। यहाँ पे 3 फोर्स दिया है, यहाँ पे भी 3 फोर्स दिया है, यहाँ पे भी 3 वेक्टर दिया है। जब भी 2 से ज़्यादा वेक्टर हो बच्चों, तो थोड़ा सा आप सिमेट्री के केस को ऑब्जर्व करना सीखें। यहाँ सिमेट्री पे ही क्वेश्चन हमने दिया है कि ऐसा क्वेश्चन आए तो माइंड में क्लिक कर जाए। अब बात क्या है यहाँ पर, देखो बच्चों, एफ वेक्टर ऐसे है, एफ वेक्टर ऐसे है, तो इसको हम बोल सकते हैं F1 वेक्टर, इसको हम बोल सकते हैं F2 वेक्टर, और इसको बोल सकते हैं हम F3 वेक्टर। तो यहाँ पे पूछ रहा है रिजल्टेंट, मतलब F1 प्लस F2 प्लस F3 पूछ रहा है बच्चों। इस केस में क्या करना है बच्चों कि 2 वेक्टर्स का रिजल्टेंट पहले पता कर लो। मतलब ये इसकी मैग्नीट्यूड है और इसकी मैग्नीट्यूड F, और दोनों 90 डिग्री पे है। तो अगर मैं देखूं कायदे से, तो ये F2 और F1 का जो रिजल्टेंट होगा वो बाइसेक्टर के अलॉन्ग होगा, क्योंकि दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है, मतलब 45 डिग्री पे होगा। और ये रोम्बस वाला केस बन गया, तो मैग्नीट्यूड बाइसेक्टर के अलॉन्ग कितना होगा, 2 इंटू किसी एक की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम, इसके और इसके बीच में डिवाइड बाई, मतलब 2F कॉस 45 डिग्री, मतलब √2F। इन दोनों का मैग्नीट्यूड √2F। ठीक है बच्चों, अब देखो यहाँ पे, और इसी डायरेक्शन में एक F प्रेजेंट है, मतलब इन दोनों के बदले में हमने एक वेक्टर लिख दिया और तीसरा वेक्टर भी उधर ही है, मतलब F भी इधर ही है और √2F भी इधर ही है। मतलब बच्चों √2F प्लस F, यानी कि F इंटू √2 प्लस 1 एकदम 45 डिग्री पे। इसका यूनिट वेक्टर चिपका दो आप, है कि नहीं, लाइफ इजी है। यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, cos 45 डिग्री आई कैप प्लस cos 45 डिग्री जे कैप प्लस cos 90 डिग्री के कैप, क्योंकि के कैप, क्योंकि ये XY प्लेन में है तो जेड एक्सिस साथ 90 डिग्री बना रहा है, मतलब 1/√2 आई कैप प्लस 1/√2 जे कैप। यूनिट वेक्टर लिखने तो आपको आता है, cos अल्फा आई कैप प्लस cos बीटा जे कैप प्लस cos गामा के कैप। XY प्लेन में है इसलिए गामा 90 डिग्री है। यूनिट वेक्टर चिपका दो मैग्नीट्यूड के साथ, रिजल्टेंट आ गए, बाइसेक्टर के अलॉन्ग हुआ है तो पता चल गया। अच्छा बच्चों, दूसरा सवाल ये भी इसी टाइप का है। ऑब्जर्व करने वाले ने इसको ऑब्जर्व कर लिया होगा। अगर बच्चों ये वेक्टर F1 है, ये F2 है, तो F1 क्या है यहाँ पे देखो, F1 को हम क्या लिख सकते हैं 3i कैप, F2 को क्या लिख सकते हैं 4j कैप, और F3 क्या हो गया बच्चों, F3 को अगर ब्रेक करोगे, ब्रोक नहीं करोगे, ब्रेक करोगे तो ये भी 3i कैप प्लस 4j कैप आएगा। आप चेक करके देख लो, कंपोनेंट्स में ब्रेक करके देख लो। खैर अगर वो भी बात नहीं है तो ये भी क्या आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, एकदम इसी के डायरेक्शन में आ जाएगा, और इसकी भी मैग्नीट्यूड 5 के बराबर हो जाएगी। मतलब नेट फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 10 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। इन दोनों की रिजल्टेंट इधर 5 और खुद से पहले प्रेजेंट है 5, यानी कि 10। यूनिट वेक्टर इसका भी लिख सकते हो cos 53 डिग्री आई कैप प्लस sin 53 डिग्री जे कैप, है कि नहीं, कोई दिक्कत वाली बात। तो ये भी आसान हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, इसका और इसका रिजल्टेंट इसके अलॉन्ग होगा, चेक करके देख लो आप, है ना। अब बच्चों लाइफ इजी है, 5 न्यूटन इधर 5 न्यूटन इधर। अब देखो बच्चों एक और सवाल पूछ रहा है यहाँ पे, इस सवाल को गहराई से देखो। 3 कोप्लानर वेक्टर्स, मतलब एक ही प्लेन में, मतलब इस बोर्ड पर इस केस में, है कि नहीं, ए बी सी हैविंग मैग्नीट्यूड 4, 3 and 2 रिस्पेक्टिवली, इफ द वेक्टर्स आर डायरेक्टेड एज सोन। बी वेक्टर ऐसे है, ए वेक्टर ऐसे है और सी वेक्टर ऐसे है, ठीक है, सबकी मैग्नीट्यूड भी दी है और डायरेक्शन भी दिखा दिया है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स में बी इक्वल टू 3a/4। 3/4 इंटू ए, इसकी डायरेक्शन वही होगी जो ए की है, बी वेक्टर बाई 3 की डायरेक्शन वही होगी जो बी की डायरेक्शन है, बस मैग्नीट्यूड 1/3 हो जाएगा। सी वेक्टर बाई 2, डायरेक्शन सी वाला ही रहेगा, मैग्नीट्यूड हाफ हो जाएगा। तो बच्चों सोल्व करते हैं। 3a/4 का मतलब हो गया बच्चों की इसकी मैग्नीट्यूड 3, b/3, बी की मैग्नीट्यूड 3 थी इसलिए b/3 1 इधर हो जाएगा बच्चों 60 डिग्री पर,
और c/2 1 इधर हो जाएगा 60 डिग्री पर। अब इसका और इसका मैग्नीट्यूड देखो, मतलब b/3 और c/2 का रिजल्टेंट, तो इन दोनों की मैग्नीट्यूड 1 1, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट बाइसेक्टर के अलोंग, इन दोनों के बीच में मतलब p/3 और c/2 के बीच में कितना एंगल है 120 डिग्री का देखो, यानी कि इन दोनों का रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा 2 इंटू किसी एक की मैग्नीट्यूड इंटू कॉस ऑफ 120/2, यानी 2 इंटू 1 इंटू कॉस 60 डिग्री, इसका मतलब 2 इंटू 1 इंटू 1/2 बच्चों, यानी कि 1 बच्चों। यानी कि जो पहले से ये प्रेजेंट है 3a/4 3 मैग्नीट्यूड की, और इन दोनों का रिजल्टेंट 1, यानी ओवरऑल रिजल्टेंट इधर बच गया 2, यानी कि डायरेक्शन बच गया बच्चों ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने आज कर लिया है, इसको ऑब्जर्व किया, राइट। लेट a1 a2 a3, नया क्वेश्चन देखते हैं। ये रेगुलर हेक्सागोन है बच्चों, a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 a5 a6 a6 a1, ये इक्वल साइड लेंथ है, सबके साइड लेंथ को a मान लेते हैं हम, रेगुलर वेक्टर है। तो बच्चों एक बात आप बताओ कि अगर मैं बात करूं a1 a2 वेक्टर प्लस a2 a3 वेक्टर प्लस a3 a4 वेक्टर प्लस a4 a5 वेक्टर प्लस a5 a6 वेक्टर प्लस a6 a1 वेक्टर, इसकी रिजल्टेंट हो जाएगी 0। हेड टेल रूल, पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, अगर अरेंज करते हुए सेम सीक्वेंस में हेड टेल अरेंजमेंट करते हुए लास्ट का हेड पहले के टेल पे आ जाए तो रिजल्टेंट क्या हो जाए 0 हो जाता है। क्लोज पॉलीगॉन अगर वेक्टर्स खुद, ये तो हम कर चुके हैं, अच्छी बात है। अच्छा बच्चों ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय 6 साइड्स रेगुलर हेक्सागोन 6 साइड इन ऑर्डर, ठीक है। यूज द फैक्ट दैट रिजल्टेंट ऑफ दिस वेक्टर्स इज 0, यूज कर लिया हमने। टू प्रूव दैट कॉस, अच्छा बच्चों मान लो कि सारा रिजल्टेंट है आर वेक्टर, तो आर वेक्टर 0 आ गया। अगर कोई वेक्टर 0 है उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 होता है, वाई कंपोनेंट भी 0 होता है, जेड कंपोनेंट भी 0 होता है, पर एक्स वाई प्लेन में है तो जेड कंपोनेंट की तो बात ही नहीं है, यानी एक्स कंपोनेंट 0 है बच्चों। आप एक बात मेरे को बताइए, ये वाला जो a1 a2 वेक्टर है एक्स के साथ कितना डिग्री बना रहा है 0 डिग्री, ये जो a2 a3 है एक्स के साथ कितना डिग्री बना रहा है 60 डिग्री, a3 a4 है देखो यहाँ पे ये 60 डिग्री फिर इधर मुड़ गया, मतलब ये 0 बना रहा था ये 60 बना रहा था, ये अब और 60 इधर मुड़ गया, मतलब ये पॉजिटिव एक्स के साथ 120 डिग्री बना रहा है। अब 60 डिग्री और ये इधर मुड़ गया तो ये पॉजिटिव एक्स के साथ 180 डिग्री बना रहा है, देखो एक्स एक्सिस सीधे अपोजिट, मतलब हर नेक्स्ट वेक्टर 60 डिग्री ज्यादा एंगल बना रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, अच्छी बात है। तो अगर एक्स एक्सिस के साथ अल्फा एंगल बनता है एक्स वाई प्लेन में, तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाता है वेक्टर की मैग्नीट्यूड इनटू कॉस ऑफ द एंगल, यानी कि बच्चों इसका एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा a cos 0 प्लस इसका एक्स कंपोनेंट a cos 60 प्लस इसका a cos 120, ठीक है बच्चों, प्लस a cos 180 प्लस a cos 240 प्लस a cos 300, एक्स कंपोनेंट 0 है। अब बच्चों ये 0 डिग्री तो 0 है, 60 डिग्री ही क्या है π/3 है, 120 डिग्री ही 2π/3 है, 180 डिग्री ही 3π/3 मतलब पाई है, 240 डिग्री ही 4π/3 है, ये है। प्रूव हो गया कि नहीं हो गया बच्चों? इस केस में मैं एक चीज और करना चाह रहा हूं, क्या कहना चाह रहा हूं आप ध्यान से देखना। ये जो वेक्टर सारे वेक्टर्स हैं 6 के 6 वेक्टर, सबका मैग्नीट्यूड सेम है, रिजल्टेंट 0 है, ये एक रेगुलर पॉलीगॉन फॉर्म कर रहा है। तो इन सारे वेक्टर्स को मैं अभी ओरिजिन से पास हुआ बताता हूं, सारे वेक्टर्स का टेल मैं ओरिजिन पे करके रिप्रेजेंट करता हूं। तो एक वेक्टर होता है बच्चों, उसको हम लोग बोलते हैं, यहां पर जो वेक्टर होता है अपना उसको बोलते हैं कंकरेंट वेक्टर्स, मतलब सेम पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है। तो इस सबके टेल को मैं ओरिजिन पे लाता हूं पहले, अब देखो यहां पे ऑब्जर्व करो, लाया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सबके टेल को ओरिजिन पे लाया जा सकता है। यहाँ
इसको बोल देते हैं A1 वेक्टर, इसको बोल देते हैं A2 वेक्टर, इसको बोल देते हैं A3 वेक्टर, इसको A4 वेक्टर, इसको A5 वेक्टर और इसको A6 वेक्टर। ठीक है, तो A1 वेक्टर जो है ऐसे है। मैं आपको रेगुलर पॉलीगोन के साइड्स के द्वारा दिखाए गए वेक्टर्स, रिप्रेजेंट किए गए वेक्टर्स पर एनालिसिस करूंगा। अभी तो मैं क्या है अपना हेक्सागोन है, हेक्सागोन पे डिस्कस कर रहा हूं। अभी मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे डिस्कस करूंगा, अभी रेगुलर पेंटागोन पे। आपको सब समझ में आएगा। यहाँ ये देखो बच्चों, A2 कितना है यहाँ पर, राइट, ये तो टपक गया रे। एक मिनट बच्चों, ये जो है ये अपना स्वाहा हो गया है, इसको स्वाहा होने से हम बचा लेते हैं थोड़ा, है कि नहीं। ये अपना जो है ये ऐसा है, कैसा है, एक मिनट, हाँ ये हो गया बच्चों। अब ध्यान से देखते हैं, यहाँ टपक गया था। तो बच्चों ये A1 वेक्टर है, अच्छी बात है। यहाँ पे आप देखिए, ये जो है बच्चों A2 वेक्टर है। इज द साउंड वर्किंग? यस वर्किंग। 60 डिग्री बना रहा है। अब देखो नेक्स्ट वेक्टर 120 डिग्री बना रहा था, यानी कि पिछले वाले के साथ 60 डिग्री। फिर ये A2, ये A3, ये A4, फिर से कितना डिग्री है बच्चों, ये 60 डिग्री है। फिर 240, ये 60 डिग्री, ये A5, ये फिर से 60 डिग्री, ये A6, 60 डिग्री, 60 डिग्री बच्चों। कोई दिक्कत वाली बात? तो अगर देखोगे आप तो यहाँ पे इसको ये कैंसिल करता नजर आएगा, इसको ये कैंसिल करता नजर आएगा, इसको ये कैंसिल करता नजर आएगा। यहाँ पे तो आ गया है, पर अपन को क्या समझ में आया भाई कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। ठीक है, ये समझ में आएगा आपको कब, अभी समझ में आएगा। आप देखना यहाँ पर देखो, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं एक डिस्कशन करने वाला हूँ, वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन, कंकरेंट वेक्टर गिवन बाय रिजल्टेंट जीरो। देखो यहाँ पे रेगुलर पॉलीगोन में मतलब सबसे पहले क्या आएगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा बच्चों। तो देखो इसको मान लेते हैं A1 वेक्टर, इसको मान लेते हैं A2 वेक्टर और इसको मान लेते हैं A3 वेक्टर। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब सारा एंगल हम रेगुलर पॉलीगोन पे ही डिस्कशन करने वाले हैं, खाली एकदम एक ही सीक्वेंस में सारे साइड्स वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अपन को पता है A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अगर फोर्स भी रहता तो F1 प्लस F2 प्लस F3 ये भी 0 होता। अच्छी बात है। अगर बच्चों इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पर रिप्रेजेंट करना चाहें तो किसी एक वेक्टर को आप पॉजिटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मान सकते हो, किसी एक वेक्टर को रेफरेंस के लिए। तो यहाँ पे A1 वेक्टर को हमने मान लिया ऐसे। अब सबकी मैग्नीट्यूड बराबर है, देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल है, साइड्स का लेंथ सेम है। ठीक है, अब बच्चों A1 और A2 के बीच में एंगल तो ये वाला बनेगा, जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वही एंगल बिटवीन द वेक्टर्स होता है हरदम। देखो जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वही एंगल बिटवीन द रेगुलर 60 डिग्री, नेक्स्ट वेक्टर के साथ हरदम 60 डिग्री। तो जो एक्सटीरियर एंगल बन रहा है एक सीक्वेंस में वही है, तो 120 डिग्री। फिर A2 बच्चों इसके साथ, यानी कि A2 ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये 120 डिग्री। फिर इसके साथ फिर से 120 डिग्री बनाएगा, मतलब A3 वेक्टर ऐसे हो जाएगा। इक्वल इक्वल मैग्नीट्यूड है और सबके बीच में इक्वल इक्वल एंगल है। इस केस में भी बच्चों रिजल्टेंट क्या होगा, 0 होगा। अगर ऐसे भी इस तरह रिप्रेजेंट किया तब तो दिख रहा है पॉलीगॉन लॉ से, पर इस तरह भी रिप्रेजेंटेड रहता, जैसे कि बोल देता है यहाँ पे कि कोई फोर्स है F इधर लग रहा है, कोई F मैग्नीट्यूड का इधर लग रहा है, कोई F मैग्नीट्यूड का इधर लग रहा है। तो ये F1 मान लो है, इक्वल मैग्नीट्यूड अगर दिया है, F2 है, ये F3 है, और दिया हुआ है कि F1 की मैग्नीट्यूड F2 के मैग्नीट्यूड और F3 की मैग्नीट्यूड बराबर है। तो यहाँ पर F1 प्लस F2 अगर इक्वल इक्वल एंगल है तो 120 डिग्री एंगल है, तो बच्चों F1 प्लस F2 प्लस F3 यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, पता है आपको, ये 0 हो जाएगा। रिजल्टेंट यहाँ पे 0 हो जाएगा, राइट। इस चीज़ को आप ध्यान में रखें, अच्छा बात है बच्चों।
ये तो दिख ही रहा है। लैमिस थ्योरम पे अभी हम नहीं आएंगे, अभी हम यही थोड़ा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। डिटेल में डिस्कशन का मतलब क्या है बच्चों, अभी आपको नज़र आ जाएगा डिटेल में डिस्कशन का मतलब क्या है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर, जैसे बच्चों मान लेते हैं अपने पास क्या है, अपने पास है एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल A1 A2 A3 A4, मतलब सबका मैग्नीट्यूड बराबर है, अच्छी बात है। यहाँ तो सिंपली नज़र आ जाएगा बच्चों, क्यों नज़र आ जाएगा देखो, क्योंकि अगर A1 वेक्टर इधर है तो A2 वेक्टर इधर है, सबके बीच में कंसेक्यूटिवली कितना डिग्री बन रहा है, इक्वल मैग्नीट्यूड हो और सेम सेम एंगल का स्पेसिंग हो एक प्लेन में, तो रिजल्टेंट हरदम जीरो होता है। इस तरह से भी इसको दिखाया जा सकता था A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। इतना मैंने जो किया है वो यहाँ पे आने के लिए किया है, क्योंकि इसको तो कोई भी देख के बता देता है ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखो, अगर रेगुलर पेंटागोन के साइड से एक सीक्वेंस में वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाए, रेगुलर पेंटागोन, तो रेगुलर पेंटागोन का जो ये एक्सटर्नल एंगल है बच्चों वो 72 डिग्री बन जाएगा, क्योंकि इंटरनल एंगल कितना बनेगा, यहाँ पे नहीं होगा, वहाँ बनेगा। जैसे देखो ये है बच्चों, 1 मिनट, रेगुलर पेंटागोन बन जाए यार, बन जाए यार। ये देखो बच्चों, थोड़ा सा ये देखो बच्चों, और थोड़ा सा ये देखो बच्चों, तो ये सारा एंगल कितना बनेगा, 108 डिग्री, 108 डिग्री बनेगा। और ये वाला जो एंगल बनेगा बच्चों 72 डिग्री बनेगा। तो ये A1, ये A2, ये A3, ये A4 और ये A5, सबकी मैग्नीट्यूड बराबर है, रेगुलर पेंटागोन ही बता रहा है, इज इक्वल टू A मान लेते हैं। तो यहाँ हम सबको पता है बच्चों कि ये वाली बात, ये बात सबको पता है किसी भी पॉलीगॉन में सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स कितना होता है बच्चों, 360 होता है। पिछले वाले के साथ अगला वाला 72 डिग्री, पिछले वाले के साथ अगला वाला 72 डिग्री, पिछले वाले के साथ अगला वाला 72 डिग्री, पिछले वाले के साथ अगला वाला 72 डिग्री। तो अगर हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करें तो ध्यान से देखना आप कैसे नज़र आएगा। A1 वेक्टर ऐसे हो जाएगा, 72 डिग्री पर A2 वेक्टर ऐसे हो जाएगा, फिर 72 डिग्री पे A3 वेक्टर ऐसे हो जाएगा, फिर 72 डिग्री पे A4 वेक्टर, फिर 72 डिग्री पे A5 वेक्टर। अगर ऐसे ऐसे भी दिया हुआ रहे 72 डिग्री 70, अगर इक्वल मैग्नीट्यूड रहे और इक्वल एंगल का स्पेसिंग रहे, तो कहने का मतलब है बच्चों, ये मैंने प्रूफ भी कर दिया है, इक्वल एंगल का स्पेसिंग रहे और ऐसे दिया हुआ रहे, मतलब इसके अलोंग F1 रहे, इसके अलोंग F2 रहे, इसके अलोंग F3 रहे, F4 रहे, F5 रहे, तो F1 F2 F3 F4 F5 का रिजल्टेंट 0 होगा। अगर 9 वेक्टर्स भी रहता और 9 वेक्टर्स के बीच में ऐसे एंगल 40 डिग्री का रहता, 40 डिग्री, फिर से 40 डिग्री, फिर से 40 डिग्री, फिर से 40 डिग्री, फिर से 40 डिग्री, ऐसे फिर से 40 डिग्री, लाइक दिस। 9 वेक्टर्स अगर रहते 40 डिग्री पे इसी तरह से इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो सबका A1 से लेके A9 तक का रिजल्टेंट 0 होता। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? क्योंकि हम रेगुलर पॉलीगॉन में इसको बना के दिखा सकते हैं एक सीक्वेंस में, इस केस में लास्ट वेक्टर का हेड फर्स्ट वेक्टर के टेल पे आ जाता है। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? वेरी इजी थिंग्स वी आर डिस्कसिंग नाउ। नाउ वन थिंग इज लैमिस थ्योरम। लैमिस थ्योरम आपको NLM में पढ़ना है बच्चों, इसलिए यहीं पे मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर ले रहा हूँ, क्योंकि वेक्टर के मदद से लैमिस थ्योरम को आप समझ सकते हैं। उस समय दोबारा आप लेक्चर ओपन करके देख सकते हैं ताकि आपका लाइफ इजी हो जाए, है कि नहीं। पर सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ेंगे साइन रूल, क्योंकि साइन रूल पर ही बेस्ड है ये लैमिस थ्योरम। ये फोर्स के लिए यहाँ पे अप्लाई किया जाता है, 3 कंकरेंट फोर्सेस के लिए अप्लाई किया जाता है। मैं पहले बता दे रहा हूँ, 3 कंकरेंट फोर्सेस के लिए इसको डिफाइन किया गया है। किस केस में डिफाइन किया गया है मैं अभी बताता हूँ। रिजल्टेंट 0 होगा, रेगुलर पॉलीगॉन है, ट्रायंगल बनेगा यहाँ पे,
तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल हो या नहीं हो, इससे कोई इसको फर्क नहीं पड़ता है। तो लैमिस थ्योरम देखते हैं प्यारे बच्चों। पहले आप ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। बच्चों मान लो अपने पास एक ट्रायंगल है ऐसे, अगर आप कहोगे तो प्रूफ भी कर देंगे, चलो प्रूफ कर देते हैं। मान लो बच्चों ये ABC है एक ट्रायंगल। इस केस में बच्चों अपना एजम्पशन क्या होता है पता है? ए एंगल के अपोजिट वाले साइड का मैग्नीट्यूड हम मान लेते हैं। ए की अपोजिट साइड क्या है? ए का अपोजिट वाला साइड क्या है? BC का मैग्नीट्यूड हम A बोलेंगे, ठीक है, BC। अब देखो AC का मैग्नीट्यूड हम B बोलेंगे और AB का मैग्नीट्यूड हम C बोलेंगे, मतलब इसका लेंथ A के बराबर, ठीक है। अब देखो किसका लेंथ? AC का लेंथ B के बराबर और इसका लेंथ C के बराबर। ऐसा हम लोग ट्रायंगल में, आप अगर ट्रायंगल्स चैप्टर पढ़िएगा ट्रिगोनोमेट्री में तो यही बात, ए एंगल का अपोजिट वाला, ए वर्टेक्स का अपोजिट वाले, BC साइड का लेंथ A, उसी प्रकार से बाकी तीनों साइड का भी काम इसी तरीके से, है ना। अब बच्चों हम क्या करेंगे यहाँ पे, ध्यान से आप सुनिएगा तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर A से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, D आ गया, तो ये देखो बच्चों, तो यहाँ पर कायदे से अगर आप देखें तो आपको क्या नज़र आ रहा है बच्चों, बताइए आप। AD इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, तो ये एंगल B है, तो इस B एंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और इस राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस है, मतलब परपेंडिकुलर इज इक्वल टू हाइपोटेनस इनटू साइन ऑफ द एंगल। मतलब AD इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों AB का मतलब C इंटू साइन B। इस ट्रायंगल में देखो बच्चों, यहाँ पर AD इज इक्वल टू हो जाएगा, हाइपोटेनस की मैग्नीट्यूड है B साइन C। तो इन दोनों स्टेटमेंट से अपन को क्या समझ में आया? C साइन B इज इक्वल टू B साइन C। यानी कि बच्चों यहाँ से समझ में क्या आया अपन को? C बाई साइन C इज इक्वल टू B बाई साइन B, किसी भी ट्रायंगल में ये चीज़ है। मैं एक और साइड पे परपेंडिकुलर लेके कुछ और बातें प्रूफ कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर ट्रायंगल फिर से मैं बना लूँ ऐसा ही, ये ट्रायंगल ABC बना लूँ और यहाँ पे अगर मैं B से इस पे परपेंडिकुलर ले लूँ E वाला, तो यहाँ पे BE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? इस ट्रायंगल में BE परपेंडिकुलर का काम कर रहा है, ये C है बच्चों, ठीक है, और ये A है बच्चों, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में C साइन A है और इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर A साइन C है। क्लियर है? मतलब बच्चों ये दोनों आपस में बराबर हो गए, इसका मतलब C बाई साइन C इज इक्वल टू, यहाँ पे कितना है बच्चों? A बाई साइन है। मतलब इन दोनों को अगर मिक्सअप कर दो तो अपने पास आ जाएगा साइन रूल, इसको कहते हैं A बाई साइन है इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। ऐसा हम लिख सकते हैं साइन रूल किसी भी ट्रायंगल में। A एंगल के अपोजिट वाला का साइड लेंथ A हो गया, B एंगल के अपोजिट वाले साइड का साइड लेंथ B हो गया, C वाले ट्रायंगल की बातें हैं, ये मैथमेटिक्स की बातें हैं, ठीक है। फिर भी हम यहाँ पे कर रहे हैं, फिर भी हम यहाँ पे इसको कर रहे हैं, राइट। नाउ लुक एट द गेम। गेम क्या है बच्चों? गेम क्या है यहाँ पे? गेम मैं प्लान करने वाला हूँ यहाँ पे। गेम में ये बता रहा हूँ आपको, ध्यान से आप देखो। तो अगर ऐसा ही ट्रायंगल हो बच्चों, ऐसा ही ट्रायंगल हो, ऐसा ही ट्रायंगल हो, और बच्चों एक चीज़ बताओ यहाँ पे, ये कोई A1 वेक्टर है, ये कोई A2 वेक्टर है और ये कोई A3 वेक्टर है। कंजिक्यूटिव साइड्स एक प्रॉपर सीक्वेंस में वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो A1 प्लस A2 प्लस A3 इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों? 0। मैं अब नेक्स्ट पेज पे सारा काम करूँगा। इसी सीक्वेंस में अपना अगर रहे तो रूल तो आपको याद है, ये A1 वेक्टर, ये A2 वेक्टर और ये A3 वेक्टर, ये A, ये B, ये C। A1 की मैग्नीट्यूड A के बराबर, A2 की मैग्नीट्यूड जीरो हो गया बच्चों। A1 और A2 के बीच में एंगल क्या है बच्चों? यहाँ पाई माइनस C, ठीक है। यहाँ पर बच्चों A2 और A3 के बीच में
पाई माइनस ए, और A3 और A1 के बीच में पाई माइनस बी का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये वाला एंगल देखना है ना वेक्टर के बीच में। अच्छी बात है। ऐसे ही 3 फोर्सेस हो जाते हैं एकदम इसी तरह से, कि अगर F1 फोर्स ऐसे हो जाता, F2 फोर्स ऐसे हो जाता और F3 फोर्स ऐसे हो जाता, और तीनों एक ही पॉइंट पे लग रहे होते, तभी लैमिस थ्योरम लगता है कंकरेंट फोर्सेस होते हैं। तो बच्चों क्या हम एक ही पॉइंट पे इसको लगता हुआ दिखा सकते हैं? क्योंकि आपको ये पता हो गया कि ये एक सीक्वेंस में ट्रायंगल बना रहा है, इसलिए ये हो गया। अच्छी बात। अगर इसको कंकरेंट फोर्सेस के फॉर्म में ही हमको दिखाना होता तो F1 को हम ऐसे दिखा देते बच्चों, ठीक है। F2 को हम कैसे दिखाते? थोड़ा ऐसे दिखा देते बच्चों। और ये वाला जो एंगल है F1 और F2 के बीच में, ये पाई माइनस सी दिखा देते बच्चों। और F3 को कुछ हम ऐसे दिखा देते बच्चों। F2 और F3 के बीच में ये पाई माइनस ए का एंगल बन रहा है बच्चों, और ये पाई माइनस बी का एंगल बन रहा है बच्चों। अब अपन को पता है कि यहाँ पर F1 का जो मैग्नीट्यूड है इस ट्रायंगल में वो किसके बराबर है? ए के बराबर है। F2 का जो मैग्नीट्यूड है यहाँ पर B के बराबर है। F3 का जो मैग्नीट्यूड है वो C के बराबर। यहाँ पे देखो साइड ए के अपोजिट वाले का मैग्नीट्यूड ए, B के अपोजिट वाले का मैग्नीट्यूड। ट्रायंगल से ही हम कंपेयर कर रहे हैं इसको, क्योंकि साइड लेंथ ही कहीं ना कहीं यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो बच्चों साइन रूल के हिसाब से चूंकि ये F1 प्लस F2 प्लस F3 0 है, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया है। लैमिस थ्योरम लगता ही है इक्विलिब्रियम के केस में, लैमिस थ्योरम इक्विलिब्रियम के केस में लगता है, याद रखना। और 3 कंकरेंट फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 है, रिजल्टेंट अगर 0 है तब उस केस में लगता है। ये सारी बात अब लिख लेना, इसको रिजल्टेंट इज इक्वल टू 0 लिखना, ठीक है। तो इस केस में बच्चों ट्रायंगल वाला केस आ गया, मतलब A बाई साइन ए इज इक्वल टू B बाई साइन B इज इक्वल टू C बाई साइन C। अब बच्चों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A की मैग्नीट्यूड F1 के बराबर, ठीक है, और साइन A साइन पाई माइनस ए भी साइन ए ही होता है, F2 बाई साइन पाई माइनस बी इज इक्वल टू F3 बाई साइन पाई माइनस सी, क्योंकि साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है, ठीक है। अब बताओ बच्चों F1 का अपोजिट वाला एंगल कौन है? पाई माइनस है, तो F1 बाई साइन पाई माइनस है इज इक्वल टू F2 का अपोजिट वाला एंगल कौन है? पाई माइनस बी, F2 बाई साइन पाई माइनस बी। यही है लैमिस थ्योरम, यही है कि अगर F1 प्लस, फिर से मैं बता दूंगा, F2 प्लस F3 0 हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही बता दे रहा हूँ, है ना। F3 के अपोजिट वाला कौन है? ये पाई माइनस सी है। तो लैमिस थ्योरम कायदे से ये बोलता है, अब आपको समझ में हो गया होगा कि अगर F1, F2 और F3 कंकरेंट फोर्सेस हैं और इनका रिजल्टेंट 0 है, इस तरह से कंकरेंट फोर्सेस हैं कि ये F1 है, ठीक है, और ये F2 है और ये F3 है, तो बच्चों इसके अपोजिट में अल्फा एंगल बन रहा है, इसके अपोजिट में बीटा बन रहा है और इसके अपोजिट में गामा बन रहा है। तो F1 की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन अल्फा इज इक्वल टू F2 की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन बीटा इज इक्वल टू F3 की मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन गामा। F1 डिवाइडेड बाई F1 का अपोजिट वाला एंगल, F2 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई साइन ऑफ द F2 का अपोजिट वाला एंगल, F3 का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई F3 का साइन का अपोजिट वाला एंगल। यही है बच्चों अपना लैमिस थ्योरम। ये NLM पढ़िएगा तो और अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा वहाँ पर, बस यही रूल है बच्चों। इसमें क्या होता है कि एक फोर्स कोई गायब रहेगा और बाकी 2 एंगल भी दिया है तो तीसरा पता चल जाएगा, क्योंकि तीनों का सम कितना होगा? 360 डिग्री होगा, तो 2 का वैल्यू पता है तो एक और का वैल्यू पता हो जाएगा। किस इक्विलिब्रियम कंडीशन दिया है, अगर कोई एक फोर्स नहीं दिया है, 3 ही फोर्स दिया है और
तीनों फोर्स एक ही पॉइंट पे लग रहा है, तीनों का रिजल्टेंट 0 है, तो ये वाला नियम पता करके आप या तो एंगल पता कर सकते हैं, नहीं तो कोई फोर्स पता कर सकते हैं। कोई दो पेयर को भी साथ में रख सकते हैं, इसको इसको रख सकते हैं, इसको इसको रख सकते हैं, इसको इसको कोरिलेट करने के लिए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, यही है लेमिस थ्योरम, ध्यान से देखिए समझ में आ जाएगा। विच ऑफ द सेट ऑफ कंकरेंट फोर्सेस में बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब रिजल्टेंट 0 होना चाहिए। इक्विलिब्रियम का मतलब है यहाँ बच्चों रिजल्टेंट आपका 0 होना चाहिए, राइट। तो 3, 5 और 1। बच्चों देखो रिजल्टेंट 0 करने के लिए 3 वेक्टर है, तो रिजल्टेंट 0 करने के लिए एक केस तो बनता है कि या तो ट्रायंगल बन जाए एक सीक्वेंस में, यहाँ पे रिजल्टेंट 0 हो जाएगा, या तो फिर दो सेम डायरेक्शन में हो और एक अपोजिट डायरेक्शन में हो, दो मिल के तीसरे को कैंसिल कर रहे हैं या तीसरा दोनों को कैंसिल कर रहा है, मतलब दो का सम तीसरे के बराबर हो, या तो ट्रायंगल बने। तो ये तो ट्रायंगल बन नहीं पाएगा किसी भी जन्म में, क्योंकि सम ऑफ 2 साइड्स मस्ट बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। 3 + 1 4 और 4 से 5 भी बड़ा हो जा रहा है, और 3 और 1 मिल के 4 हो रहा है, जो कि 5 को कैंसिल नहीं कर पा रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। 3, 5, 6 ये ट्रायंगल बन जाएगा। 3, 5, 9 3, 5 मिल के 8 हो रहा है, ये तो ट्रायंगल बनाने की बात छोड़ो, अपोजिट डायरेक्शन में अगर 9 के अपोजिट डायरेक्शन में भी ये दोनों आया, एक न्यूटन इस डायरेक्शन में बच ही जाएगा। 3, 5, 16 3, 5 मिल के 8 हो रहा है, 16 को अपोजिट डायरेक्शन में भी आगे कैंसिल नहीं कर पाएगा, मतलब यही ऑप्शन सही है। अगला सवाल, A.B is equal to A.C and B is equal to C. Does it imply that B is equal to C? मैं एक केस बता देता हूँ बच्चों, यहाँ ध्यान से आप देखो। मान लो कि A ये वाला है, B ये वाला है थीटा, और C ये वाला है, यहाँ भी थीटा। तो अगर B और C का मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा तो AB cos थीटा और AC cos थीटा बराबर है, पर B वेक्टर और C वेक्टर सेम वेक्टर नहीं है, डायरेक्शन अलग अलग। सेम एंगल है, सेम मैग्नीट्यूड है, डॉट प्रोडक्ट सेम है, बट दोनों अलग अलग वेक्टर्स हैं। नो, इट डज नॉट ऑलवेज, नॉट ऑलवेज। समझ में आया कि नहीं? ऐसे भी हो सकता है केस। इफ द एंगल बिटवीन A and B इज 60 डिग्री, द कंपोनेंट ऑफ A - B अलॉन्ग इतना विल बी। बच्चों स्केलर कंपोनेंट पूछ रहा है, डायरेक्शन नहीं पूछ रहा है, तो यूनिट वेक्टर हम नहीं चिपकाएंगे। तो A का B के अलॉन्ग क्या होता था, A.B बाई B की मैग्नीट्यूड। B कैप नहीं लगा रहे हैं क्योंकि सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ कंपोनेंट पूछ रहा है। तो यहाँ पर इसकी जो इसके अलॉन्ग कंपोनेंट हो जाएगी, इसकी इसके अलॉन्ग मतलब इसकी मैग्नीट्यूड, मतलब बच्चों A.A प्लस A.B माइनस B.A, ठीक है बच्चों, माइनस B.B। इसको हटा दें, थोड़ा और छोटा कर लें, ये रहा, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे A और B का जो रिजल्टेंट है बच्चों, A² प्लस B² प्लस 2AB cos 60 डिग्री, राइट। यानी कि ये हो जाएगा AB बच्चों, ये A.B माइनस B.A ख़त्म हो जाएगा क्योंकि A.B और B.A सेम होता है, कैंसिल कर देगा। तो A² माइनस B² बच गया बच्चों, A² माइनस B²। क्या हो गया बच्चों? पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन यहाँ पे क्या है? सही है। A क्रॉस B इज परपेंडिकुलर टू द रिजल्टेंट ऑफ A वेक्टर प्लस 2 वेक्टर एंड A - A क्रॉस B कैसे होगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग A एंड B। अगर बच्चों A वेक्टर और B वेक्टर, यहाँ देखो ध्यान से, A वेक्टर और B वेक्टर सपोज इस बोर्ड पर हैं, तो A क्रॉस B इस बोर्ड के परपेंडिकुलर हो जाएगा। A और 2B का रिजल्टेंट इसी बोर्ड में होगा। रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स इज ऑलवेज इन द सेम प्लेन, डिफरेंस भी इसी प्लेन में होगा, मतलब इन दोनों का रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में होगा, और A क्रॉस B इस प्लेन के परपेंडिकुलर है। A और 2B
भी इसी प्लेन में होगा, मतलब ए और 2b का रिजल्टेंट भी इसी प्लेन में होगा, क्योंकि डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम से दिया जाता है या थर्ड साइड ऑफ ट्रायंगल से दिया जाता है, इसी प्लेन में आएगा भाई साहब। यानी इन दोनों का रिजल्ट भी इसी प्लेन में आएगा, क्योंकि ये दोनों भी इसी प्लेन में रह गए। गेटिंग द पॉइंट और नॉट? इसी प्लेन में रह गए तो भाई साहब ए क्रॉस बी क्या हो जाएगा, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब ये भी सही है। द कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर अलोंग, ये तो कर चुके हैं तो ये हो नहीं सकता। द कंपोनेंट, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड तो कोई एक फिक्स आएगा ना भाई। वही बात पहला वाला बात ही, ये ऑप्शन वाला बात ही थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में पूछ रहा है, तो भाई इसका कोई तालमेल यहाँ पे नहीं है, राइट। कोसाइन रूल एक रूल है बच्चों, कोसाइन रूल एक रूल है। तो व्हाट इज द कोसाइन रूल? यहाँ ये ध्यान से देखना, डॉट प्रोडक्ट से आता है। मान लो बच्चों कि इसी सीक्वेंस में अपने पास एक ट्रायंगल है, ये वेक्टर क्या है, मान लो ट्रायंगल है ABC, इसको बोल देते हैं ए वेक्टर, इसको बोल देते हैं बी वेक्टर और इसको बोल देते हैं सी वेक्टर, यथावत। ए प्लस बी प्लस सी इस सीक्वेंस में क्या हो जाएगा बच्चों, 0 हो जाएगा, मतलब ए प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, -c। अब ए प्लस बी, इस साइड भी हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं ए प्लस बी से ही, -c। इस साइड भी डॉट प्रोडक्ट हम ए प्लस बी से ही करते हैं, पर ए प्लस बी किसके बराबर है, -c के बराबर है। यानी कि ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी, यहाँ पे बच्चों ये हो गया माइनस माइनस प्लस सी डॉट सी, सी स्क्वायर, ए डॉट ए स्क्वायर, ए डॉट बी और बी डॉट ए, मतलब 2a डॉट बी मतलब 2ab कॉस थीटा, क्योंकि ए डॉट बी कहो या बी डॉट ए कहो वो ab कॉस थीटा ही है, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब थीटा क्या है बच्चों, थीटा ए और बी के बीच का एंगल है, मतलब ये वाला एंगल है, यानी ए और बी के बीच का एंगल π-c। तो यहाँ पे थीटा की जगह हम पुट कर देंगे इसका वैल्यू, यानी कि इसका मतलब हो जाता है बच्चों ए स्क्वायर माइनस 2ab cos c। क्यों भाई, क्योंकि थीटा यहाँ पे हमने क्या ले गया π-c, प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, यानी सी स्क्वायर आ गया बच्चों ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos c। सिमिलरली यहाँ पे a प्लस बी को एक साइड रखा था, हम a प्लस सी को एक साइड रख के माइनस बी इधर ले जाते और फिर यही प्रोसेस फॉलो करते, तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू आता है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर सॉरी माइनस 2ac cos b। और बच्चों अगर हम क्या किया यहाँ पे c को ले गया, फिर अगर हम b प्लस सी छोड़ के इधर a ले जाते माइनस ए होता, फिर यही काम करते, तो यहाँ पे आ जाता बच्चों ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos ए। ए के अपोजिट वाला ए वेक्टर है, बी के अपोजिट वाला बी वेक्टर है, सी के अपोजिट वाला सी वेक्टर है। ध्यान से रखना, वही जो साइन रूल में हमने नियम माना था कि ए के अपोजिट वाले को ए मानेंगे, बी के अपोजिट वाले को बी मानेंगे। तो अगर साइड लेंथ ए बी सी है ट्रायंगल का, तो ये नियम आप लगा सकते हो। ये एंगल एक्चुअली में सी है तो ये π-c है, ये एंगल एक्चुअली में ए है तो ये π-a है, ये एंगल एक्चुअली में बी है तो ये π-b है। बात समझ में आई कि बात समझ में नहीं है? बात बहुत आसान है, ज़िंदगी में युद्ध कम आसान है, अच्छी बात है। अगला सवाल 9th नंबर क्वेश्चन, इसको ज़रा प्यार से देखिए, आप प्यार से देखिए इसको, हैं ज़रा सा प्यार से आप देखिए इसको। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर, सपोज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट सी इज इक्वल टू 0। मतलब बच्चों ए डॉट बी 0 है और ए डॉट सी भी 0 है। इसका मतलब है कि ए जो है बी के भी परपेंडिकुलर है और ए जो है सी के भी परपेंडिकुलर है, मतलब ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी। ए इज परपेंडिकुलर टू प्लेन कंटेनिंग बी एंड सी, मतलब बी और सी को मान लो बच्चों कि इसी प्लेन में है। ऐसे भी मान सकते हैं बी और सी को मान लो कि इसी प्लेन में है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है,
एंगल बिटवीन बी एंड सी इज π/6 यहाँ दिया है, थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, π/6 नहीं दिख रहा है, π/6 दिखना पड़ेगा ना, इसको π/6 दिखा देते हो, π/6 दिख जाए यार, π/6, ये बी और ये सी, ये एंगल π/6, अच्छी बात है बच्चों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज पॉसिबल, ए इज इक्वल टू बी क्रॉस सी, बी क्रॉस सी करेंगे तो यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ए का डायरेक्शन तो बी क्रॉस सी के डायरेक्शन में है, अच्छी बात है, मतलब बी सी के परपेंडिकुलर है, अच्छी बात। पॉसिबल हो सकता है क्योंकि ए का डायरेक्शन बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी, मतलब ए का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है और ए का डायरेक्शन ऐसे भी हो सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, कोई दिक्कत वाली बात। परपेंडिकुलर अगर प्लेन के है तो ऐसे भी है, ऐसे भी है, कोई भी पॉसिबिलिटी, ऐसे आउटवर्ड या इनवर्ड कुछ भी हो सकता है। पर बच्चों मैग्नीट्यूड से कंपेयर करेंगे तो ए की मैग्नीट्यूड तो 1 है और बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड बी, यानी बी की मैग्नीट्यूड यहाँ पे है 1, सी की मैग्नीट्यूड है 1 साइन π/6, मतलब इस साइड मैग्नीट्यूड 1/2 आ जा रहा है, बी क्रॉस सी 1 × 1 × साइन 30 डिग्री 1/2 आ जा रहा है, मैग्नीट्यूड तो सेम हो नहीं पा रहा है, इसकी मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, और इसका क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा। डायरेक्शन की पॉसिबिलिटी है बट मैग्नीट्यूड, यहाँ बच्चों a इज इक्वल टू 2 × बी क्रॉस सी पॉसिबल है बच्चों, क्यों बच्चों, क्योंकि a की मैग्नीट्यूड 1 है, डायरेक्शन तो पॉसिबल है, बी क्रॉस a की डायरेक्शन बी क्रॉस सी या सी क्रॉस बी, ऐसे या ऐसे कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ पर चूंकि बी क्रॉस सी की जो मैग्नीट्यूड आ रही थी वो आ रही थी, इसकी मैग्नीट्यूड 1 × 1 × साइन 30 डिग्री, मतलब मैग्नीट्यूड आ रही थी 1/2, यानी ये 1/2 × 2 1 हो जाएगा, इधर भी 1 है, तो पॉसिबिलिटी है। उसी तरह से सी क्रॉस भी, ठीक है, बी क्रॉस सी अगर सी क्रॉस भी ऐसे है तो एक ही तो दोनों डायरेक्शन पॉसिबल है, मैग्नीट्यूड ही कंपेयर करना था तो मैग्नीट्यूड अभी भी वही है। बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड √3/2 नहीं भाई, बी क्रॉस सी की मैग्नीट्यूड जो है 1/2 आ चुकी है, देखो बी क्रॉस सी 1 × 1 × साइन, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है। अब बच्चों पूछ रहा है 10th क्वेश्चन में A.A क्रॉस B क्या होगा भाई, तो A क्रॉस B अगर मान लेते हैं C, तो यहाँ पे C क्या हो गया बच्चों, C इज परपेंडिकुलर टू A और C इज परपेंडिकुलर टू B, मतलब A.C चूँकि C A के भी परपेंडिकुलर है, ये 0 ही होगा, ठीक है। कितना लाइफ इजी है बच्चों, इतना लाइफ इजी होता है क्या। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है, एक केस तो अपन को पता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो आई कैप जे कैप और के कैप अगर सिर्फ यूनिट वेक्टर्स को ही वेक्टर की तरह ट्रीट करते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है यहाँ पे, ठीक है। देन सी क्रॉस ए क्रॉस बी इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों अगर तीनों आपस में परपेंडिकुलर है तो ये तो तय बात है कि A क्रॉस B जो होगा A के भी परपेंडिकुलर होगा और B के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। A क्रॉस B जो होगा इसको D वेक्टर बोल दो, तो ये तो C है, तो A क्रॉस B जो है D जो है वो A के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है, यानी कि A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है। यहाँ C क्या है, C A और B दोनों के परपेंडिकुलर है, मतलब A और B के प्लेन के परपेंडिकुलर है, मतलब C और D या तो पैरेलल होगा नहीं तो एंटी पैरेलल होगा। एग्जाम्पल के लिए नहीं समझ में आ रहा है तो एग्जाम्पल के लिए मान लो, इसको I कैप मान लो, इसको J कैप मान लो, इसको K कैप मान लो। तो पहले ब्रैकेट वाला काम करेंगे, तो J कैप क्रॉस K कैप क्या आ जाएगा, I कैप आ जाएगा, तो I कैप प्लस I कैप क्रॉस I कैप कितना हो गया, 0 हो गया, है कि नहीं। तो ये तो तय बात है कि ये 0 ही होगा, समझ में आ गया होगा मेरे को लग रहा है। अब देखो बच्चों, इज द कन्वर्स ट्रू, क्या ये बात सही है, तो ये तीनों परपेंडिकुलर होगा, ये सही है क्या, चेक करते। अगर ये तीनों परपेंडिकुलर है तो ये तो बात सही है भैया, क्योंकि A क्रॉस B जो है C के अलोंग आ जाएगा या C के अपोजिट आ जाएगा, तो या तो 0 बनेगा नहीं तो एक्सप्रेसिबल, ये बात तो सही।
लेकिन क्या ये बात सही है, मतलब ये बात अगर गिवन है तो क्या जो उल्टा बात है कन्वर्स जो है वो सही है? क्या ये सही है? तो ए बी सी को परपेंडिकुलर, अगर ए बी के पैरेलल भी हो गया तो ये जीरो ही होगा, क्योंकि ये ही जीरो हो जाएगा। ए बी के एंटी पैरेलल है तब भी ये जीरो हो जाएगा। समझ में आई कि नहीं बात? एक बात और बच्चों ध्यान से देखो, मान लो अपना ये क्या है, एक्स वाई जेड, सॉरी, अगर ए और बी के बीच में 60 डिग्री बन रहा है, जैसे कि मैं बता रहा हूँ फिर से आपको, यहाँ एक्स वाई प्लेन में इमेजिन करो, ए और बी के बीच में यहाँ 60 डिग्री बन रहा है, एक्स वाई प्लेन में ही ऐसे, तो ए क्रॉस बी फिर से जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और सी को मान लिया कि जेड एक्सिस के अलोंग होगा। तो ए और बी के बीच में अगर 60 डिग्री बन रहा है और ये एक्स वाई प्लेन में है, ए और बी अगर एक्स वाई प्लेन में है तब भी ए क्रॉस बी जेड एक्सिस के अलोंग होगा, और सी को अगर जेड एक्सिस के अलोंग ले लेंगे तो ए क्रॉस बी के साथ सी का क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा फिर से, क्योंकि ए क्रॉस बी अभी भी सी के पैरेलल हो जाएगा। पर ए और बी यहाँ पे हमने परपेंडिकुलर नहीं लिया है, ए और बी यानी कि कन्वर्स इज नॉट ट्रू, हमने इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स को हमने कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया है। अगला सवाल, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए गिवन स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड v एट ए टाइम इट इज एट ए पॉइंट p ऑन इट्स स्ट्रेट लाइन पाथ। यहाँ पे बच्चों एक पार्टिकल है, एक गिवन स्ट्रेट लाइन पर एक कांस्टेंट डायरेक्शन में मान के चल रहा हूँ, कांस्टेंट डायरेक्शन में कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, राइट, ठीक। तो बोल रहा है बच्चों ये आपका जो है रोटेशन में ऐसा कॉन्सेप्ट आएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट जो है बच्चों रोटेशन में ही आएगा आपका, है ना। जब रोटेशन चैप्टर पढ़ेंगे ऑन द पीक ऑफ मैकेनिक्स, जब हम लोग जाएंगे रोटेशन टॉपिक जब पढ़ेंगे तो रोटेशन के दरमियान एक टर्म आएगा एंगुलर मोमेंटम नाम का, तो वहाँ पे आप इस चीज़ को पढ़ोगे। पर वेक्टर पढ़ने के बाद भी इसको समझा जा सकता है कैसे, ए पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट लाइन विथ ए कांस्टेंट स्पीड v एट ए सर्टेन टाइम इट इज एट ए पॉइंट p। एक सर्टेन टाइम पर बच्चों ये पॉइंट p पर है, तो मान लो कि इस लाइन के अलोंग मूव कर रहा था, v स्पीड से मूव कर रहा था, तो ऐसे मूव कर रहा होगा p पॉइंट पे। हम ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ऑब्जर्व करना पसंद करेंगे, तो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में हम पसंद कर रहे हैं ऑब्जर्व करना, ठीक है भाई। अब यहाँ पे देखो बच्चों, चलो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में इसी से देख लेते हैं, इससे देख लेते हैं। चलो किसी टाइम पर ये पी पॉइंट पे, अच्छा ये पी पॉइंट है और इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, वो इज ए फिक्स पॉइंट, ओरिजिन को फिक्स पॉइंट मान लेते हैं, सो दैट ओ पी क्रॉस भी इज इंडिपेंडेंट ऑफ पी, ठीक है। ये क्या हो गया बच्चों, ये ओ पी हो गया, ये ओ है, पी हो, ओ पी हो गया। और ओ पी क्रॉस भी, अगर पी पॉइंट यहाँ होता और ये अगर एंगल थीटा बन रहा होता तो ये भी एंगल थीटा होता, तो ओ पी की डायरेक्शन ओ से पी तक इधर है, मतलब इस डायरेक्शन में, और भी की डायरेक्शन वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होती है, वेलोसिटी की डायरेक्शन मोशन के डायरेक्शन में होती है। तो ओ पी क्रॉस भी की डायरेक्शन यहाँ पे देखो, थंब किधर जा रहा है, ओ पी क्रॉस भी, ओ पी से भी की तरफ। ओ पी वेक्टर एक्चुअली में ऐसे है बच्चों, और वी वेक्टर एक्चुअली में ऐसे है बच्चों, ये ओ पी वेक्टर इधर है, वी वेक्टर इधर है, तो ओ पी क्रॉस भी ऐसे आ रहा है, मतलब इनसाइड द प्लेन। इसकी मैग्नीट्यूड कितनी है, ओ पी क्रॉस भी की मैग्नीट्यूड जो है बच्चों वो है ओ पी इंटू वी इंटू साइन थीटा, यानी इसकी लेंथ ओ पी, भी तो कांस्टेंट है, यानी कि ओ पी साइन थीटा इंटू वी। तो अगर इस ट्रायंगल में देखोगे, इस ट्रायंगल में देखोगे पर्टिकुलरली, तो ओ पी इंटू साइन थीटा ये आ जाएगा। ये मान लो कि ऐसे सामने से पैरेलल गुजर रहा है, तो ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये ओ एम है, तो यहाँ पे ओ पी इंटू साइन थीटा क्या आ गया, ओ एम इंटू वी मैग्नीट्यूड। यहाँ तो समझ में आ गया। अगर बच्चों ये थीटा बन रहा है, कोई और एंगल बनता है यहाँ पे, सपोज कोई ऐसे रह जाता, पी यहाँ से यहाँ आ जाता,
तो यहाँ पे कोई अलग थीटा बनता, थीटा 1 बन जाता, तो ये पी डैश पे चला जाता सपोज, तो क्या हो जाता, ओ पी डैश क्रॉस भी की जो मैग्नीट्यूड हो जाती वो ओ पी डैश इंटू वी इंटू साइन थीटा 1 हो जाती। तो ओ पी डैश इंटू साइन थीटा 1 जो हो जाएगी, फिर से इस ट्रायंगल में देखो, इस ट्रायंगल में देखो, कहीं भी रखो, तो इस बड़े वाले ट्रायंगल में ये क्या है 90 डिग्री, मतलब दिस इंटू साइन थीटा फिर से OM ही आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? कोई भी एंगल हो बच्चों, अगर यहाँ होता, यहाँ कोई थीटा 2 एंगल बनता, थीटा 2, यानी दिस इंटू साइन थीटा 2 विल बी दिस, समझ रहे हो? और भी तो सेम है, यानी कि दिस लाइन इंटू साइन थीटा हरदम यही परपेंडिकुलर का लेंथ है। कहीं भी ट्रायंगल बना सकते हो आप। अभी भी देखो डायरेक्शन वही है। अब कोई बच्चा बोलेगा कि सर अगर पार्टिकल इस साइड होता तो, देखो भाई इतना आसान नहीं है, आप रोटेशन का क्वेश्चन कर ले रहे हो यहाँ पे, है कि नहीं? आपका लाइफ ऐसे ईजी है। देखो बच्चों ऐसे अगर रहता तो ये भी ऐसे है और ये पी ऐसे है, तो अभी तो ये थीटा डैश बन रहा है, तो ये 180 माइनस थीटा डैश बन रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ओ पी क्रॉस भी, इसकी डायरेक्शन कैसे हो जाएगी? फिर देखो ऐसे ही है डाउनवर्ड। और मैग्नीट्यूड की बात करें तो भी तो पहले हो जाएगा ओ पी साइन थीटा डैश, यानी कि भी तो वही रहेगा ओ पी साइन थीटा डैश, साइन 180 माइनस थीटा भी लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 180 माइनस थीटा ऑल्सो। तो साइन 180 माइनस थीटा डैश, इस केस में फिर से OM हो जाएगा, तो भी इंटू ओ पी इंटू साइन थीटा OM, हर केस में सेम होगा। समझ में आ गया? डायरेक्शन भी सेम, मैग्नीट्यूड भी सेम। अच्छा बच्चों, द फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल ड्यू टू इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स इज गिवन बाय दिस। ये भी एक प्यारा सवाल है, ये आप क्लास 12th में पढ़ोगे, पर चूंकि वेक्टर्स हमने पढ़ लिया है, क्रॉस प्रोडक्ट हमने पढ़ लिया है, रिजल्टेंट हमने पढ़ लिया है, तो फिर से हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल है जिसकी चार्ज क्यू है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो दिया हुआ है क्यू इंटू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सपोज ई इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, मतलब ई को हम मान लेंगे कुछ तो ई नॉट आई कैप बोल देंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कुछ तो है, कांस्टेंट है पर आई कैप है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है अपन को नहीं पता है, पर ये ठीक है, ये दिया हुआ है, एक वेक्टर है ये भी पता है, और आई कैप क्या लॉन्ग है, तो इसकी मैग्नीट्यूड कुछ भी मान लेते, तुम ABC कुछ भी मान लेते, पर आई कैप डायरेक्शन होगा, ये तो चिपका दोगे। इसमें कंफ्यूजन है तो कोई दिक्कत नहीं, वेक्टर है पता है, इतना काफी है। इज अलोंग एक्स एक्सिस, ई इज अलोंग एक्स एक्सिस, बी इज अलोंग वाई एक्स, यानी कि बी को हम बी नॉट जे कैप बोल देंगे, ई नॉट कॉन्स्टेंट है, मैग्नीट्यूड लिख दिया ई की, मैग्नीट्यूड लिख दिया बी की, वेक्टर है, अपन को नहीं पता है क्या है, पर कुछ तो है, और जितना पता है उससे बन जाएगा, ये भी पता है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है। तो बच्चों बी इज अलोंग वाई एक्सिस, इन विच डायरेक्शन एट व्हाट मिनिमम स्पीड भी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है क्यू, क्यू इज पॉजिटिव, क्यू इज ग्रेटर देन जीरो, बी ए पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल सेंट सो दैट नेट फोर्स ऑन इट इज जीरो, मतलब ये भी है, वेलोसिटी है, किस डायरेक्शन में इसको थ्रो करें, मतलब वेलोसिटी की डायरेक्शन पूछ रहा है, मतलब इसका यूनिट वेक्टर पूछ रहा है वेलोसिटी का, ठीक है। तो नेट फोर्स जीरो आना चाहिए, कब भाई, क्यू पी क्रॉस बी, ऐसा हो जाए, क्यू इधर आएगा जीरो हो जाएगा, मतलब ई प्लस वी क्रॉस बी जीरो होना चाहिए, यानी कि ई इज इक्वल टू माइनस ऑफ माइनस ऑफ भी क्रॉस बी होना चाहिए, मतलब कि ई जो होना चाहिए वो हो जाना चाहिए बच्चों क्या, यहाँ पे बी क्रॉस भी होना चाहिए, मतलब ई यहाँ पे क्या दिया है, ई दिया है बच्चों ई नॉट आई कैप मस्ट बी इक्वल टू बी नॉट जे कैप क्रॉस यहाँ पे दिया है भी। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, यहाँ पर
डायरेक्शन सेम कब होगा? जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप होता है, मतलब कि v जो हो जाएगा सम v नॉट इंटू के कैप हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? वेलोसिटी हो जाएगा कुछ तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, क्योंकि जे कैप क्रॉस के कैप ही आई कैप आएगा चीज़ों को फॉलो करने के बाद। इसीलिए मैंने बोला था बच्चों, यानी कि v अपना v नॉट के कैप हो जाएगा, यानी कि वेलोसिटी की डायरेक्शन पॉजिटिव जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी, ठीक है। और मैग्नीट्यूड वाइज कंपेयर करें तो जे कैप मतलब ई नॉट आई कैप इज इक्वल टू हम फाइनली लिखेंगे वी नॉट जे कैप क्रॉस वी नॉट के कैप, दोनों परपेंडिकुलर, एक्चुअली तीनों परपेंडिकुलर हो गया, तो हम लिखेंगे मैग्नीट्यूड ई नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इंटू वी नॉट इंटू साइन 90 डिग्री मतलब 1, यानी कि वी नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई वी नॉट। ज़्यादा दिमाग यहाँ नहीं लगाना है, बस सवाल है, अपन ई नॉट बी नॉट नहीं भी जानते हैं, फिर भी क्रॉस प्रोडक्ट और रिजल्टेंट के कॉन्सेप्ट से इसको सॉल्व कर सकते थे। बात समझ में आई? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जानने की कोई ज़रूरत वैसे तो नहीं है। बात समझ में आ गई? अच्छा बच्चों, एक आखिरी सवाल है, प्यारा सा सवाल है, इसको आराम से हम लोग देखेंगे तो आराम से समझ में आ जाएगा, है कि नहीं? प्यारा सा सवाल है, एक बार आप पढ़ लीजिए सवाल, है कि नहीं? सवाल यह है बच्चों, द पिरामिड शोन इन द फिगर हैज़ ए स्क्वायर फेस ऑफ साइड लेंथ 1, मतलब जो ये बेस है पिरामिड का, पिरामिड जो बन रहा है, बेस जो है वाई एक्सिस एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में और सबका साइड लेंथ 1 है, मतलब ये सारा साइड 1 1 का है, अच्छी बात। एंड हाइट 3 मीटर, मतलब ये मिडिल पॉइंट है किस फेस का? बेस वाले फेस का, ओ ए बी सी फेस जो है एक्स वाई प्लेन में जो है, इसका ये मिडिल पॉइंट है, सेंटर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर है डी पर, क्योंकि ये सिमेट्रिक बन रहा है। तो डी पॉइंट जो है बच्चों वो एक्स वाई प्लेन से 3 मीटर के हाइट पे है, अच्छी बात। फाइंड द एंगल बिटवीन आउटवर्ड नॉर्मल्स टू द प्लेन, अच्छा ए बी डी प्लेन, मतलब ए बी डी प्लेन, ये वाला प्लेन, ये वाला प्लेन ए बी डी प्लेन जो ऐसे बनेगा ना, कैसे बनेगा? ऐसे जो प्लेन बन रहा है देख रहा हो, ऐसे ए बी डी प्लेन, राइट? नहीं 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 नहीं, सॉरी, ए बी डी प्लेन, ये ए, ये बी और यहाँ पे डी, ए बी डी प्लेन ऐसे बन रहा है ना, बेस का साइड 1, इसका हाइट यहाँ से 3, ये सॉरी ऐसे बन रहा है, राइट? देखो ए बी डी ऐसे थोड़ा सा, तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर ये प्लेन ऐसे है तो इसका नॉर्मल कुछ ऐसे हो जाएगा। नॉर्मल पता करेंगे, कैसे करेंगे वो हम दिखाते हैं। तो इस नॉर्मल और बी डी सी, मतलब बी डी सी ये वाला प्लेन, इस साइड वाला, इस साइड वाला, सॉरी इस साइड वाला, ऐसे इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा, इसका नॉर्मल ऐसे बनेगा। तो इन दोनों नॉर्मल के बीच में एंगल पूछ रहा है, तो इसका नॉर्मल 1 मान लेते हैं, इसका n2 कैप मान लेते हैं, ठीक है? ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप बहुत आराम से ध्यान देना है यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं लेने वाली बात है। तो यहाँ बच्चों सबका हम कोऑर्डिनेट लिखेंगे, ए का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, बी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे, सी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे और डी का कोऑर्डिनेट लिखेंगे। ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे बताइए आप। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 1 है, यानी कि और एक्स एक्सिस पे ही है तो 1, 0, 0। बी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे बच्चों? एक्स वाई प्लेन में है 1 और 1, यानी 1, 1, 0, ठीक है बच्चों? सी का कोऑर्डिनेट हम क्या लिखेंगे? वाई एक्सिस पे है, यानी कि सी का कोऑर्डिनेट हो गया बच्चों 0, 1, 0। सी का कोऑर्डिनेट मिल गया। अब बच्चों डी का कोऑर्डिनेट क्या है? तो ध्यान से देखना, मिडिल पॉइंट से हम परपेंडिकुलर जा रहे हैं 3, मतलब 1/2 इधर और 1/2 इधर, फिर 3 इधर, यानी कि डी का जो कोऑर्डिनेट हो गया 1/2, 1/2, 3, 1/2 एक्स के अलॉन्ग, 1/2 वाई के अलॉन्ग, फिर हाइट है 3 तो 3 के अलॉन्ग, यानी कि 1/2, 1/2, 3। इसकी क्या हो गई? इसकी हो गई 1, 0, 0। इसकी क्या हो गई? 1, 1, 0। इसकी क्या हो गई? 0, 1, 0। ये कोऑर्डिनेट मिल गया। ये क्यों पता करना है? ए बी डी का नॉर्मल पता करना है और बी डी सी का नॉर्मल पता करना है।
ए बी डी का नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल, मतलब बच्चों देखो ए बी क्रॉस ए डी अगर हम करेंगे, ए बी क्रॉस ए डी, तो अपना इसका नॉर्मल वन अपन को मिल जाएगा। ए बी क्रॉस ए डी करेंगे और यहाँ पे बी सी क्रॉस बी डी करेंगे, तो अपन को ए बी वेक्टर पता करना पड़ेगा। सबसे पहले हम ए बी वेक्टर पता करेंगे। तो ए बी वेक्टर क्या आ गया बच्चों, बी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, यानी 1 - 1 0 आई कैप, 1 - 0 यानी कि ए बी जो हो गया बच्चों वो सिर्फ हो गया जे कैप, और बी माइनस ए किया है, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए डी का पोजीशन, ए डी के अलोंग वेक्टर पता करेंगे, ये वाला, ये तो डी माइनस ए, यानी डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, मतलब बच्चों 1/2 यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए डी, क्योंकि ए बी क्रॉस ए डी ही अपन को चाहिए। 1 मिनट, बहुत ही अच्छा, आप कर लोगे आराम से। ए डी का हम यूनिट वेक्टर क्यों पता कर रहे हैं भाई, क्योंकि ए बी भी चाहिए ए डी भी चाहिए, मैं बार बार बता रहा हूँ। तभी क्रॉस प्रोडक्ट से इसका नॉर्मल का डायरेक्शन आएगा, इसके क्रॉस प्रोडक्ट से इसके नॉर्मल का डायरेक्शन आएगा। तो ए डी क्या हो गया बच्चों, यहाँ पर डी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो डी का पोजीशन वेक्टर 1/2 - 1 मतलब -1/2 आई कैप, 1/2 - 0 प्लस 1/2 जे कैप, 3 - 0 प्लस 3 के कैप, डी माइनस ए, 1/2 - 1 1/2 - 0, ठीक है। ए डी मिल गया बच्चों, ठीक है। अब अपन को क्या चाहिए यहाँ पर, ए बी क्रॉस ए डी, ये क्या हो जाएगा, ये चाहिए, इसी के पैरेलल आएगा नॉर्मल वन, तो ए बी क्रॉस ए डी, तो करो बच्चों, यानी कि जे क्रॉस -1/2 आई कैप प्लस 1/2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी कि बच्चों जे कैप क्रॉस आई कैप मतलब माइनस के कैप और माइनस पहले से यानी के कैप, यानी 1/2 के कैप, जे कैप क्रॉस जे कैप 0 और जे कैप क्रॉस के कैप आई कैप मतलब 3 आई कैप, यही हो गया। इसी के पैरेलल क्या है, नॉर्मल 1 इसी के पैरेलल है, अच्छी बात। चलो भाई एक काम तो हुआ है, नॉर्मल 1 पता चल गया है। तरीका तो आपको पता चल गया होगा कि नॉर्मल 1 पता करना है, फिर नॉर्मल 2 पता करना है, और नॉर्मल 1 और नॉर्मल 2 के बीच में एंगल पता करना है। कैलकुलेशन मिस्टेक देखते रहना बच्चों, हो सकता है कि हो जाए। अब बच्चों यहाँ पे अपन को पता करना है बी सी, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर, बी सी, सी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो 0 - 1 माइनस आई कैप, और 1 - 1 0 0 - 0 0, तो बी सी तो पता चल गया बच्चों, ठीक है। अब बी डी पता करना है, मतलब डी का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, तो बी डी, डी का पोजीशन वेक्टर मतलब 1/2 - 1 यानी कि -1/2 आई कैप, और 1/2 - 1 यानी -1/2 जे कैप। ये दिख नहीं रहा होगा क्या, दिख जाएगा अभी, ठीक है। और 3 - 0 मतलब 3 के कैप। अब बच्चों जो N2 हो जाएगा वो किसके पैरेलल हो जाएगा, BC क्रॉस BD के, तो BC क्रॉस BD कर दो यहाँ पे, BC क्रॉस BD करो, यानी कि माइनस आई कैप क्रॉस -1/2 आई कैप -1/2 जे कैप प्लस 3 के कैप, यानी बच्चों माइनस माइनस प्लस आई कैप क्रॉस आई कैप 0, माइनस माइनस प्लस आई कैप क्रॉस जे कैप के कैप, यानी कि बच्चों 1/2 के कैप, और ये तो माइनस आई कैप ही आया ना BC, एक बार और देख लेते हैं, माइनस आई कैप ही आया, ये निगेटिव एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही है, ठीक है, अच्छी बात है, वेरीफाइड। माइनस आई कैप क्रॉस के कैप यानी जे कैप, आई कैप
क्रॉस के कैप क्या हो जाता है बच्चों, आई कैप क्रॉस के कैप। लिख लो बच्चों आप, थकान हो गई यार। आई कैप क्रॉस के कैप माइनस जे कैप यानी प्लस जे कैप आ जाएगा यहाँ पे 3j कैप, मतलब यही हो जाएगा n2 के पैरेलल। ये हो जाएगा यार, एक मिनट यार, ये हो जाएगा n2 के पैरेलल टू n2 कैप, यानी n2 कैप जो हो जाएगा पैरेलल टू 1/2 के कैप प्लस 3j कैप। अब अपन को इसके बीच में एंगल पता करना है, तो n1 और n2 के बीच में एंगल पता हो जाएगा। तो इसको कोई a वेक्टर बोल दो, इसको कोई b वेक्टर बोल दो, तो cos थीटा क्या हो जाता है a डॉट b बाई a इंटू बी, यानी cos ऑफ द एंगल यहाँ पे हो जाएगा n1 और n2 के बीच में, क्योंकि इसके बीच में जो एंगल होगा वही n1 और n2 के बीच में एंगल होगा, क्योंकि n1 इसके पैरेलल है, n2 इसके पैरेलल है। डॉट प्रोडक्ट करो 1/2 के कैप 1/2 के कैप मतलब 1/4 प्लस 3 आई कैप तो कुछ है नहीं, जे कैप तो कुछ है नहीं, तो प्लस कुछ नहीं, बस 1/4 डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाई इसकी मैग्नीट्यूड और इसकी मैग्नीट्यूड देखो बराबर आएगी, क्या आ जाएगी 1/4 प्लस 9 यानी 1/4 डिवाइडेड इसकी मैग्नीट्यूड इसकी मैग्नीट्यूड यही आएगी, देख लेना, क्योंकि कोई एक की मैग्नीट्यूड अंडर रूट में 1/4 प्लस 9 आती और इसकी मैग्नीट्यूड यही आती, तो दोनों का मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट यही हो जाता। यही लिखते हैं ना a डॉट बी बाई ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों की मैग्नीट्यूड बराबर है इसलिए डायरेक्ट स्क्वायर लिख दिया, यानी 37/4 यानी 1/, यानी कॉस थीटा लगभग आ गया बच्चों 0.027 इस टाइप से, ये लगभग 88 डिग्री के आसपास आएगा बच्चों थीटा की वैल्यू। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप खुद से आराम से कर लीजिए, आंसर वेरीफाई कर लीजिए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो वो देख लीजिएगा, मेरे को नहीं लग रहा है कैलकुलेशन मिस्टेक है यहाँ पर, सब चीज़ मैंने सही किया है यहाँ पर। आप फिर से देख लीजिए, तरीका यही होगा, इसका नॉर्मल दिस क्रॉस दिस और इसका नॉर्मल दिस क्रॉस दिस, सबका पोजीशन वेक्टर पता किया, सारा जो वेक्टर पता करना था वो पता किया, पोजीशन वेक्टर का मदद से क्रॉस प्रोडक्ट भी पता किया और अपना लाइफ इजी कर लिया। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।